नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट सीरीज 71 के सारे प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न है, प्रकाश तरंगे होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, संरेखीय। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्रकाश जो है वह एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। तो इसलिए दिए गए विकल्प में विकल्प ए यानी कि अनुप्रस्थ और विकल्प सी विद्युत चुंबकीय दोनों ही सही होंगे। तो एक का जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प ई यानी कि इनमें से एक से अधिक। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपरिवर्तित रहती है। विकल्प है तरंगदैर्घ्य, वेग, चाल, आवृत्ति। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति जो है वह अपरिवर्तित रहती है, जबकि तरंगदैर्घ्य और चाल परिवर्तित होती है यानी कि वह बदलती रहती है। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प है वह है डी, आवृत्ति। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना कहलाता है। तो हम सभी ने पढ़ा है कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प है वह है बी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता करें कि कौन सा कथन सही है। विकल्प यानी कथन 1 है, बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो यह कथन सही है, बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। कथन 2 है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो दोस्तों यह कथन जो है हमारा गलत है। हम सभी ने पढ़ा है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वह सबसे अधिक होता है। तो इसलिए कथन 2 हमारा गलत है और कथन 1 हमारा सही है। तो इस प्रकार हमारा केवल एक ही कथन सही है। तो 4 का जो सही विकल्प होगा वह ए होगा, यानी कि कथन 1 केवल 1। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प हैं, हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो यह गलत है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वह कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है। विकल्प बी है, लाल रंग का अपवर्तनांक बैंगनी रंग से कम होता है। तो यह सही है, लाल रंग का अपवर्तनांक जो है वह बैंगनी रंग से कम होता है। विकल्प सी है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। यह भी सही है। विकल्प डी है, लाल रंग का प्रकीर्णन बैंगनी रंग के प्रकीर्णन से अधिक होता है। तो यह गलत है। हम सभी जानते हैं कि सर्वाधिक प्रकीर्णन जो होता है वह नीला फिर बैंगनी का होता है और लाल रंग की प्रकीर्णन सबसे कम होती है। तो हमारा इस प्रकार से विकल्प डी भी गलत है। तो दिए गए विकल्पों में ए और डी दोनों गलत होने के कारण हमारा विकल्प ई सही हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता करें कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यह सही है कि जब प्रकाश किरण जो है वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यानी कि कथन 1 हमारा सही है। कथन 2 है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब से दूर चली जाती है। तो यह भी कथन सही है, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो इसलिए हमारा 6 का जो सही विकल्प होगा वह सी होगा, यानी कि कथन 1 एवं कथन 2 दोनों। तो 6 का जो हमारा सही विकल्प है वह कथन सी, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों।
अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि मात्रकहीन है? अपवर्तनांक, आवर्ती, विकृति, तरंगदैर्घ्य। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जो राशि है वह मात्रकहीन है, इसकी कोई मात्रक और बीमा नहीं होती है। आवृत्ति की अगर हम बात करते हैं तो आवृत्ति की सभी लोग जानते हैं, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। विकृति की भी कोई मात्रक और बीमा नहीं होती है। तरंगदैर्घ्य की सभी लोग जानते हैं कि इसकी मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अपवर्तनांक और विकृति मात्रकहीन है, तो यह जो हमारा ऑप्शन होगा विकल्प ई सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के वन विक्षेपण से, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो स्नेल का जो नियम है वह हमारा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, तो 8 का सही विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है? विकल्प है हीरो का चमकना, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। हीरा जो चमकता है वह प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन पे चमकता है, तो विकल्प ए नहीं है। विकल्प बी तारों का टिमटिमाना, तो यह हमारा विकल्प सही है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन पर आधारित है। विकल्प सी है पानी में जो भी वस्तु का ऊपर उठा हुआ दिखा देना, तो यह भी विकल्प मेरा सही है। और मृग मरीचिका की बनना, तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा कि ये प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों पे आधारित है। तो इनमें से हम देख सकते हैं कि कई सारे विकल्प सही हैं, तो 9 का ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की, मृग मरीचिका की घटना क्या है? तो मृग मरीचिका की घटना जो है वह रेगिस्तान में एक जल का भ्रम उत्पन्न करना है, यानी कि 10 का विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता करें कि कौन सा कथन सही है। पुर्तगालियों के भारत आगमन से तंबाकू की खेती की शुरुआत हुई थी, सही है। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को एस्ट्रोडा द इंडियन नाम दिया था, यह भी सही है। पुर्तगालियों के साथ भारत में गोइक स्थापत्य कला का विकास हुआ था, यह भी सही है। तो इस प्रकार हमारे तीनों विकल्प सही हैं, तो कथन 1, कथन 2, कथन 3 तीनों सही होंगे 11 के बी। प्रश्न संख्या, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता करें कि कौन सा कथन सही है। वास्को डी गामा कालीकट वर्ष 1530 में आया था, तो यह कथन हमारा गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा जो है वह 20 मई 1498 ईस्वी में कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा था, तो यह कथन हमारा गलत है। कथन 2 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्मीडा था, यह भी कथन हमारा गलत है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। तो इस प्रकार से कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, तो 12 का जो सही विकल्प होगा वह हमारा है डी, ना तो 1 ना तो 2। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो 13 का जो सही विकल्प है वह है सी, यानी कि जहांगीर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता करें कि कौन सा कथन सही है। कथन है, डचों द्वारा भारत में नील, सोडा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था, तो यह कथन सही है। डच लोग मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे, यह भी सही है, क्योंकि डच की जो व्यापारिक बस्तियां स्थापित थी वह मसूलीपट्टनम में थी और यह एक समुद्री मार्ग के किनारे था, तो इसलिए डच लोग जो है मसूलीपट्टनम से ही नील का निर्यात करते थे। तो हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए है,
डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। तो यह कथन सही है। कथन बी है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाया था। तो यह हमारा जो है सही है। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाया था। लेकिन अगर अंग्रेजों की पहली कारखाना की बात किया जाए तो वह उत्तर भारत में सूरत में लगाया गया था, जो कि गुजरात में है। लेकिन यहाँ दक्षिण भारत की बात की जा रही है तो मसूलीपट्टनम में लगाया गया था। तो इसलिए हमारा विकल्प बी भी जो है वह क्या है, सही है। विकल्प सी है पुर्तगालियों ने 1499 पर गोवा पर कब्जा किया था। तो यह हमारा गलत है। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। विकल्प डी है पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना स्थापित किया था। तो यह भी कथन सही है। यानी कि हमारा जो गलत कथन है वह हमारा विकल्प सी है। तो 15 का जो सही विकल्प होगा वह सी होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है मुगल बादशाह जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो हम सभी जानते हैं कि विलियम हॉकिंस जो है वह मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए थे 1608 ईस्वी में, और उन्होंने तुर्की भाषा और फारसी भाषा का ज्ञाता थे, और उन्होंने जहांगीर के दरबार में जो है फारसी भाषा से जहांगीर का अभिवादन किया था, जिसके कारण जहांगीर जो है प्रसन्न होकर विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। तो 16 का जो सही विकल्प है वह है बी, यानी कि विलियम हॉकिंस। प्रश्न संख्या 17 है निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेना प्रारंभ किया। तो वह डुप्ले था। डुप्ले ने सर्वप्रथम भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेना प्रारंभ किया। तो 17 का जो सही विकल्प है वह है डी, यानी कि डुप्ले। प्रश्न संख्या 18 है कि 1760 का युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया तथा भारतीय व्यापार से भी निष्कासित किया। तो 1760 का जो युद्ध हुआ था उसे वांडीवास का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। इसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह से पराजित हुई थी और वह भारत में अपना व्यापार समाप्त करने के कगार पर आ गई थी। तो 18 का जो सही विकल्प है वह है विकल्प बी, यानी कि वांडीवास का युद्ध। प्रश्न संख्या 19 है कि फ्रांसीसी को चंद्रनगर बस्ती किससे प्राप्त हुई थी। तो फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की बस्ती शाइस्ता खान से प्राप्त हुई थी। तो 19 का जो सही विकल्प है वह है बी, यानी कि शाइस्ता खान। प्रश्न संख्या 20 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन चुनना है। कथन ए है माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यह सही है। विकल्प बी है प्लाज्मा झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है, तो यह हमारा गलत है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। तो हमारा बी जो है वह क्या है? गलत है। कथन विकल्प सी है लाइसोसोम को कोशिका का मृत्यु घर कहा जाता है, तो यह भी सही है। विकल्प डी है प्लेस्टिड केवल जंतु कोशिका में स्थित होते हैं, तो यह भी विकल्प हमारा गलत है। प्लेस्टिड जो है वह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे दो विकल्प गलत हैं। तो सही विकल्प 20 का जो होगा वह ई होगा, इनमें से एक से अधिक। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 21 की। प्रश्न संख्या 21 है निम्नलिखित में खोज एवं उनके खोजकर्ता का नाम दिया गया है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। विकल्प ए है जीवित कोशिका रॉबर्ट हुक, तो ये गलत है। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया था, लेकिन अगर कोशिका की खोज की बात की जाए तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज की गई थी वह एक मृत कोशिका यानी कि डेड सेल था। तो इस प्रकार जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। तो पहला ए हमारा सुमेलित नहीं है। विकल्प बी है केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन, तो यह हमारा सुमेलित है। कोशिका द्रव्य जे.ई. पुराकंजे, यह भी हमारा सुमेलित है। कोशिका सिद्धांत एम स्लाइडेन तथा शवान,
ये भी हमारा सुमेलित है। तो इस प्रकार से 21 का जो सही आंसर होगा वह हमारा होगा विकल्प ए, यानी कि जीवित कोशिका रॉबर्ट हुक सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 22, कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए जो सीमेंट का कार्य करने वाला रासायनिक पदार्थ है उसे लिग्निन कहते हैं। ठीक है, क्यूटीन जो है वह मरुस्थलीय पौधे में पाया जाता है बाहरी सतह में। काइटिन जो है वह कवक के कोशिका भित्ति बनी होती है। तो इस प्रकार हमारा जो है वह 22 का जो सही विकल्प है वह है विकल्प बी, यानी कि लिग्निन। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही नहीं है। फिर देखिएगा यहाँ पे कह रहा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन चुनना है। तो पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे क्षेत्रों को अस्टोमेटा कहते हैं, सही है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अस्टोमेटा के द्वारा होता है, यह भी कथन से। तो दोनों कथन सही है, लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को चुनना है। तो दोनों कथन हमारा सही है, तो हमारा जो विकल्प होगा वह डी होगा। इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी कथन हमारा गलत नहीं है। 24 का हम प्रश्न पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? रक्त, अस्थि, उपास्थि, त्वचा। तो दिए गए विकल्प में रक्त भी हमारा संयोजी ऊतक है, अस्थि भी हमारा संयोजी ऊतक है, उपास्थि भी हमारा संयोजी ऊतक है और त्वचा भी हमारा संयोजी ऊतक है। तो इसलिए हमारा विकल्प होगा ई, इनमें से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। हमारे शरीर में अस्थियां बनी होती है। तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में अस्थियां यानी कि हड्डियां जो होती है वह कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। क्योंकि यहाँ विकल्प ई नहीं रहने के कारण इसके सही ऑप्शन ए और बी दोनों होंगे। प्रश्न संख्या 26, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत था वह लैंगिक जनन पर आधारित था। तो विकल्प सी सही होंगे। प्रश्न संख्या 27, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसके सही आंसर जो होंगे वह होंगे DNA। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता करें कि कौन सा कथन सही है। आकाश को नीला देखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, सही है। इंद्रधनुष का 7 रंगों का उदाहरण है प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ये गलत है। इंद्रधनुष में जो 7 रंग बनते हैं वह वर्ण विक्षेपण के कारण बनते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 जो है वह गलत है। तो हमारा केवल प्रश्न में क्या करा था, कौन सा कथन सही है? तो हमारा जो सही विकल्प होगा वह होगा यानी कि केवल 1। प्रश्न संख्या 29 है, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखने के कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये प्रश्न जो है अधूरा है, इसलिए इसे जो है डिलीट कर दिया गया है और इसके लिए सभी को +1 मार्क्स दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो यह तो हमारा सही है। दूसरा विकल्प है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत दर्पण के रूप में किया जाता है, यह भी हमारा सही है। विकल्प सी है, अवतल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किया जाता है, यह गलत है। अवतल लेंस का प्रयोग जो है वह निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किया जाता है। विकल्प डी है, उत्तल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किया जाता है, तो यह भी गलत है। ये दोनों विकल्प आपस में अदल बदल कर दिए गए हैं, तो इसलिए हमारा 1 से अधिक सही नहीं है। तो हमारा विकल्प ई सही होगा, इनमें से 1 से अधिक। प्रश्न संख्या 31, एंगस्ट्रॉम की इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो हमारा है वह तरंगदैर्घ्य की इकाई है, सभी लोग जानते हैं, काफ़ी साधारण सवाल है। प्रश्न संख्या 32, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को जो है वह हर्ट्ज में मापा जाता है, यह भी काफ़ी साधारण सवाल है। ये दोनों सवाल देखिए 64वीं BPSC में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 33, DNA की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो DNA की खोज जो है वह सर्वप्रथम जो है वह फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई थी। तो DNA की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 34, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत जो होता है यानी कि पावर ऑफ हाउस वह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, यानी कि 34 का बी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या
35 दाब की इकाई है, तो दाब की इकाई जो होता है वह पास्कल होता है, जिसे कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। यानी कि हम दाब बराबर क्या लिखते हैं, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि 35 का डी। 36 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी कि अब हम अगर एमीटर की बात करते हैं तो एमीटर से जो है विद्युत धारा को मापा जाता है, लेकिन मात्रक की अगर बात करते हैं तो वह एम्पियर होता है। यानी कि 36 का जो सही विकल्प होगा वह बी होगा, यानी कि एम्पियर। प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं, अनुवांशिकता के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है अनुवांशिक लक्षणों का, मनुष्य संरचना का, वंशागति गुणों का, शारीरिक समस्याओं का। तो अनुवांशिकता के अंतर्गत हम लोग अनुवांशिक लक्षण का और वंशागति गुणों का अध्ययन करते हैं, तो इसलिए हमारा विकल्प ई सही होगा, इनमें से एक से अधिक। तो 37 का विकल्प ई सही है। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था, यह कथन हमारा गलत है। जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम ट्रिवेनस और लैमार्क के द्वारा किया गया था। कथन 2 है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो यह कथन हमारा सही है। यानी कि कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 हमारा सही है। तो 38 का जो सही विकल्प है वह है हमारा विकल्प बी, यानी कि कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 39, अनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि अनुवांशिकी विज्ञान का जनक जो है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो इसलिए 39 का जो सही विकल्प है वह है सी। प्रश्न संख्या 40, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया था। हम सभी जानते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था, यानी कि 40 का विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन के माध्यम से स्थानांतरित, यहाँ पे जीन के एक जगह यहाँ पे स्पेस छूट गया है, यह जीन के माध्यम होना चाहिए, जीन के माध्यम से स्थानांतरित होता है, तो यह सही है। अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई जीन होती है, यह भी सही है। तो दोनों कथन जो हमारा सही है, तो यानी कि और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, तो कथन इसका हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है। तो 41 का कथन डी सही है। 42 नंबर प्रश्न है, अनुवांशिकता के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है अनुवांशिक लक्षणों का, पौधे की वृद्धि का, मनुष्य के शरीर का, वंशागत गुणों का। तो ये प्रश्न चूंकि रिपीट हो गया है, इसका सही ऑप्शन जो होगा वह ई होगा, यानी कि अनुवांशिक लक्षणों का और वंशागत गुणों का। प्रश्न संख्या 43 है, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है। तो जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के लिए जो उत्तरदायी होता है वह हमारा होता है डीएनए, यानी कि 43 का जो सही विकल्प है वह है बी, यानी कि डीएनए। प्रश्न संख्या 44, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। तो टायरोसिन जो है डीएनए में उपलब्ध एक ऐसा यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, तो 44 का विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 45, डीएनए में मौजूद होता है। तो डीएनए में हम लोग सब जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो 45 का जो विकल्प सही है वह है सी, यानी कि डीऑक्सीराइबोस। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल के द्वारा दिए गए अनुवांशिकता नियम में समाहित नहीं है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, जंपिंग जीन का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो हम लोग सभी जानते हैं कि मेंडल द्वारा अनुवांशिकता संबंधित 3 नियम दिए गए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम, जबकि जंपिंग जीन का नियम जो है वह मेंडल द्वारा नहीं दिया गया है, इसलिए 46 का जो सही विकल्प है वह हमारा सी है। प्रश्न संख्या 47, डीएनए की आणविक संरचना को सर्वप्रथम किसने पहचाना था। तो हम सभी जानते हैं कि डीएनए की आणविक संरचना जो है वह जेम्स वाटसन एवं कैप्टन फ्रेंसिप क्रिक के द्वारा पहचाना गया था, तो विकल्प बी और सी दोनों सही है, यानी 47 का विकल्प ई सही है। लेकिन अगर डीएनए की खोज की बात किया जाए तो डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने किया था। प्रश्न संख्या 48 है,
राइबोजाइम्स होते हैं। तो राइबोजाइम्स जो हैं वह एक तरह के आरएनए होते हैं। तो 48 का सही विकल्प है बी। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो आरएनए में जो है वह क्रोमोसोम नहीं पाए जाते। हम लोग सभी जानते हैं कि डीएनए में जो है, क्रोमोसोम में जो है क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। और डीएनए में ये क्रोमोसोम है, इसमें हमारा क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए चूँकि जो है न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक प्रोटीन से बना होता है, तो इसलिए हमारा ACD जो है वह पाया जाएगा, लेकिन RNA नहीं पाया जाएगा। तो 49 का हमारा सही विकल्प है वह है बी। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, यह सही है। डीएनए जो है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जबकि प्रोटीन तथा आरएनए सिर्फ कोशिका द्रव में पाया जाता है, यह गलत है। आरएनए और प्रोटीन की अगर बात करें तो यह कोशिका के सभी भागों में पाया जाता है। तो हमारा विकल्प 2 जो है वह गलत है, यानी कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 हमारा गलत है। तो यह हमारा डी सही होगा। प्रश्न संख्या 51, मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो हम सभी जानते हैं मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 52, आरएनए का मुख्य कार्य है। तो आरएनए का जो मुख्य कार्य है, तो इनमें सबसे प्रमुख कार्य जो होता है वह हम सभी जानते हैं कि आरएनए का जो मुख्य कार्य है वह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। तो एक तो विकल्प हमारा ये सही है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। और दूसरा विकल्प हमारा हो जाएगा कि पादप वायरसों में आनुवांशिक पदार्थों का वाहक करना, यह भी आरएनए का प्रमुख कार्य है। तो 52 का जो विकल्प होगा वो हमारा ए और सी दोनों होगा, दोनों जो आरएनए का कार्य है, इसलिए 52 का उपयुक्त आंसर विकल्प ई होगा। प्रश्न संख्या 53, किसी भी जीव में डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम क्या कहलाता है। तो यह हमारा जो है वह जीनोम कहलाता है। तो 53 का जो सही विकल्प है वह होगा हमारा जीनोम, यानी कि 53 का सी। प्रश्न संख्या 54 है, आरएनए मौजूद होता है। तो आरएनए जो मौजूद होता है वह केंद्रक में भी पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। तो 54 का जो सही विकल्प होगा वह विकल्प ई सही होगा। प्रश्न संख्या 55, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संस्थान में लाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे संस्थान की जगह एक स्थान से दूसरे स्थान होगा। तो आनुवांशिक लक्षण जो हम सभी जानते हैं कि वह हमारा क्रोमोसोम के द्वारा लाया जाता है। तो 55 का जो सही विकल्प है वह है बी, क्रोमोसोम। प्रश्न संख्या 56, डीएनए जीन है, डीएनए का एक भाग है। तो यह सही है। आरएनए का एक भाग है, यह गलत है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, यह भी सही है। आरएनए की क्रियात्मक इकाई है, यह गलत है। चूँकि एक से अधिक सही है, इसलिए 56 का जो सही विकल्प है वह है ई, इनमें से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। वेग, दाब, विस्थापन, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो है वह हमारा सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्वरण के लिए सही नहीं है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड क्यूब होता है, यह गलत है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, जी बिल्कुल सही। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। विकल्प सी है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यह भी सही है। त्वरण एक सदिश राशि है, यह भी सही है। तो सिर्फ और सिर्फ ए विकल्प गलत है। तो 58 का जो सही विकल्प है वह हमारा है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में कुछ SI यूनिट दिए हुए हैं, उनमें सुमेलित नहीं है। तो कार्य का SI यूनिट जूल होता है, सभी लोग जानते हैं। बल का न्यूटन होता है, सभी जानते हैं। द्रव्यमान का केजी होता है, सभी जानते हैं। दाब का जो है पास्कल होता है। तो यह गलत है, यानी कि 59 का जो है वह डी सुमेलित नहीं है। तो 59 का सही विकल्प है डी। प्रश्न संख्या 60 है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी है, सही है। सेंटीग्रेड जो है वह कल भी बताया गया था कि वह ऊष्मा की इकाई नहीं बल्कि ताप का सीजियस में इकाई है। जूल ऊष्मा की इकाई है। केल्विन भी जो है वह ताप का SI में इकाई है। इस प्रकार से हमारा बी और डी जो है वह ऊष्मा का इकाई नहीं है। तो 60 का जो सही विकल्प होगा वह ई होगा, इनमें से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 61 है, बल गुणनफल होता है। तो सभी जानते हैं F बराबर m/a, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। तो 61 का जो विकल्प होगा वह विकल्प बी सही होगा।
प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता करें कौन सा कथन सही है। तो कथन है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। जी, यह बिल्कुल सही है, यह प्रथम नियम की व्याख्या कर रहा है। दूसरा है कि इससे हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। नहीं, न्यूटन के जो प्रथम नियम है उससे हमें बल की परिभाषा प्राप्त होता है। तो विकल्प बी हमारा गलत है, यानी कि कथन 1 गलत है और कथन 2 जो है हमारा क्या है, सही है। सॉरी, कथन 1 हमारा सही है लेकिन कथन 2 जो है हमारा गलत है, यानी कि हमारा प्रश्न संख्या 62 का जो सही ऑप्शन है वह है डी नंबर। तो 62 का सही विकल्प है डी, यानी कि 1 सही है किंतु 2 गलत है। प्रश्न संख्या 63 है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है। तो यह विकल्प ए, यानी कि स्थिरता का जड़त्व का कारण होता है, विश्राम जड़त्व जिसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 64 है, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी से अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान में जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जानवरों का अध्ययन किया जाता है। तो 64 का जो विकल्प है वह विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन उसके अध्ययन से सुमेलित नहीं है। फूल एंथ्रोलॉजी, यह भी सही है। पक्षी ऑर्निथोलॉजी, यह भी सही है। फल पोमोलॉजी, यह भी सही है। और जीवाश्म पैलियोबायोलॉजी, यह भी सही है। तो दिए गए विकल्प में सभी विकल्प जो है वह सही है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर जो सही आंसर होगा वह हमारा होगा ई, इनमें से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 66, रेशम कीट के पालन को कहते हैं। तो रेशम के कीट के पालन को सभी लोग जानते हैं कि सेरीकल्चर कहते हैं, यानी कि हमारा विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 67, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो 67 का जो हमारा सही विकल्प होगा वह ई होगा, इनमें से एक से अधिक। 68 नंबर प्रश्न है, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन भी है और डाइन भी है। चूँकि यहाँ प्रश्न में है कि बल का मात्रक है, अगर प्रश्न में रहता कि बल का एसआई मात्रक है तब हमारा विकल्प ए सही होता, यानी कि न्यूटन। लेकिन प्रश्न में है कि सिर्फ बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक न्यूटन भी है और डाइन भी है, तो हमारा विकल्प ई जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 69 है, ऑप्टिकल फाइबर ये प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्टिकल फाइबर ये प्रकाशीय तंतु जो है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, यानी कि 69 का जो विकल्प है वह सी सही है। प्रश्न संख्या 70 है, तारों कंटिन्यूमाना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है। तो वह प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। ये थे कल के टेस्ट सीरीज के सभी 70 प्रश्नों की आंसर की एवं उसकी व्याख्या। तो अगर फिर भी आप लोगों की किसी प्रश्नों में समस्या है तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।